अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज और दूबदू होने का वक्त आन पहुंचा है। कल तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पर आने की दावत देने वाली नून लीग ने अब मुंह मोड़ लिया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी तक जिद पर अड़ी हुई है कि जिनके पास ताकत नहीं है उनके साथ बातचीत कैसे करे। लिहाजा तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही वाला मामला करते हुए नून लीग ने भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात बनाने की तैयारी कर ली है। हुकूमत की तैयारी देखते हुए तहरीक इंसाफ ने JUIF के साथ मामला तय कर लिए हैं और ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का इंदिया भी दे दिया है। मुल्की इस्टेब्लिशमेंट यानी अदलिया और पाक फौज की तरफ से सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात के वाज़े पैगाम के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कुव्वतों से बात करने के लिए तैयार नहीं और क्लियर मैसेज देती नजर आती है कि बात उन्हीं से होगी जिनके पास ताकत है। जबकि नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं तो फिर बात किससे करें, ये तो रूठे बंदे हैं। नाज़रीन, मर्ज बढ़ गया जून जून दवा की, यानी सभी स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात की बात करते दिखाई देते हैं मगर मुज़ाकरात की टेबल सजती नज़र नहीं आती। तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं और पेचीदगियों में इजाफा होता जा रहा। PTI हुकूमती जमातों के साथ बैठने और मामलात को अफामो तफहीम के साथ हल करने के लिए कतई तैयार नहीं, जबकि मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। फितने का हल यही है कि उसका सियासी वजूद कट टू साइज किया जाए। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किसी सियासी रहनुमा का सियासी वजूद कब कट टू साइज होता रहा है, कब हुआ है? क्या माजी में आसिफ अली जरदारी को साइडलाइन करने वाले उनके सियासी वजूद को कट टू साइज कर सके, या फिर साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दीवार से लगाने वाले उनके सियासी वजूद को कट टू साइज कर सके? अगर अब तक मुल्की सियासत में ऐसा नहीं हो पाया तो अब की बार बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी वजूद को कैसे कट टू साइज किया जा सकता है? और क्या बानी PTI के सियासी वजूद को कट टू साइज करने से मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे और सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा? सबसे आम सवाल ये है कि कोई भी सियासी जमात जब इक़्तिदार में आती है तो वो अपोजिशन को दीवार से लगाने या कट टू साइज करने की ही प्लानिंग करती है, बात करती है। लेकिन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि हमारे मसाइल तो बड़े संजीदा हैं और कुछ और हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद आमिर डोगर साहब ने। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, वक्त निकाला। मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत ने बातचीत की पेशकश की थी, आप लोगों ने नहीं करनी थी और फिर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी थी, ये कहानी कहाँ तक पहुंची? ये जो बातचीत है हुकूमत की तरफ से, ये सब नबाजी है, इसमें हकीकत कुछ। आप लोगों की पार्टी ने शुरू में इल्ज़ाम जो है उनके लाने वालों पर भी लगाया था कि इनको लेकर आने वाले, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद है कि लेकर आए गए हैं, लाए गए हैं। अब जो जिनके ऊपर आपको एतराज़ है कि जो लेकर आए हैं उनसे आप बातचीत करेंगे, हुकूमत से नहीं करेंगे? नहीं, जो लेकर आए हैं उनको तो सब जानते हैं, इल्ज़ाम की बात नहीं है। और ये भी सब जानते हैं कि अब तक जो हालात है और जो गुस्सा है वो भी उन्हीं का ठंडा नहीं हो रहा। और ये जो हुकूमत है ये तो कठपुतली हुकूमत है। अब मरकज़ के अंदर आज कई महीने हो गए हैं, ना वजीरों की कोई सुनता है, ना वज़ीर आज़म की कोई सुनता है। और जो वजीर हैं एक दो आप जानते हैं वही बाइख्तियार हैं और उनको भी पीछे से पूरी हुकूमत को हिलाया जाता है। आज आप देखेंगे जून का महीना जो है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना लेट बजट आए। आज 8 तारीख हो गई है और अभी सुना 12 तारीख को बजट है। अब शायद अब 12 से भी 1-2 दिन सुनने में आ रहे हैं कि आगे जाए कि चाइना गए हुए कश्मीर लेकर। तो इन सारे हालात में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो गुड जेस्चर नहीं देंगे, ये जो इंतकामी सियासत जो 2 साल से PTI के खिलाफ हो रही है, ये जो पकड़ धकड़ हो रही है और हर मामले में PTI को दीवार के हाथ लगाया हुआ है, इसको नहीं खत्म करेंगे। आपने ट्रिब्यूनल्स का भी हशर देखा कि जब ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की 3 सीटों पर फैसला करने के करीब आए तो तीनों MNAs जो फॉर्म 47 वाले थे उन्होंने ट्रिब्यूनल्स पे अदम एतमाद कर दिया।
और ईसीपी ने अगले दिन ही उनकी एप्लीकेशन मान ली। ईसीपी ने ये भी नहीं देखा कि देखो हमारे ही नोटिफाइड ट्रिब्यूनल से जो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजेस थे, जो एक अरसा दराज से जुडिशरी में बैठे हुए थे, उनकी अपनी एक से है, उनकी अपनी एक सेंटिटी है। ईसीपी ने फौरन ही अगले दिन मानकर और अब उस मामले को खटाई में डाल दिया। इसी तरह आपने देखा इधर केस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जज जब तमाम आर्गुमेंट्स को क्लोज करके फैसले जिस दिन उसने सुनाना और उस दिन वो एक खुद साख्ता ड्रामा पैदा करके और फिर अंदर जाकर और वो कहे कि जी मैं फैसला नहीं सुनाता, मेरा ये केस तब्दील कर दिया जाए। और फिर उसके बाद आपने देखा कि रिमांड में यकालक असेंबली अभी सिर्फ 3 दिन का वक्फा था असेंबली द्वारा। एक छोटा सा सवाल और ये बातें आपकी एक साइड पर बिल्कुल ठीक होंगी ये बातें, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की तरफ से भी तो कुछ जैसे जा रहे हैं ना, जैसे ये ट्विटर से ऐसी चीज़ें ट्वीट कर देना, ऐसी वीडियोस पोस्ट कर देना जो हालात में सिर्फ आग में तेल का काम कर रही हैं और इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। नहीं, ये यकीनन आपकी बात में भी वजन है, लेकिन अर्ज यह है कि फिर हम क्या करें। हम अपोजिशन है, पुरअमन एहतजाज आप हमें नहीं करने देते, मीडिया पे आपने पाबंदियां लगा दी हैं, शहर में आपने इश्तिहार लगा दिए हैं जी कि ये दहशत गर्दी है, अब ये मीडिया दहशत गर्दी बन जाएगी, अब ये सोशल मीडिया दहशत गर्दी बन जाएगी। यानी कि वो जो कैदी नंबर 804 का डर और खौफ है वो इतना आपके ऊपर हवास पे सवार है कि आप हर वो काम कर रहे हैं, हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे तहरीक इंसाफ को क्रश कर सके, उनकी पॉपुलैरिटी को खत्म कर सके। लेकिन अवाम तो नहीं डर रहे, अब पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है। आपने खौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बैठा हुआ है। हाँ, आपने खौफ का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कैदी नंबर 804 से खौफ है। आप समझते हैं कि इस खौफ की वजह से अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आ रहे, हालांकि केसेस में रिहाई भी हो चुकी है। सैफर वाला मामला देख लें आप। यकीनन यही एक खौफ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अवाम एक तरफ खड़ी है और आप कहते हैं कि जमहूर है, जमहूरियत है, ठीक है, तो फिर जमहूरियत पे तो जमहूर की आवाज को ही मुकद्दम समझा जाता है। ठीक, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो माजी में इसका नुकसान ही हुआ है और ये एक बार नहीं हुआ, आपने कई दफा इस तरह के तजुर्बे करके देख लिए। कई दफा आपने हुकूमत की ताकत के जोर पर, हुकूमती मशीनरी के जोर पर अपने मुखालफिन को दीवार से लगाने की कोशिश की, -1 करने की कोशिश की। क्या कोई -1 हुआ? क्या किसी की मकबूलियत खत्म हुई? जब एक बार जिस पार्टी का अवाम में वोट बैंक बन जाए फिर उसको इन हरबों से खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें लोगों के दिलों में हमदर्दी बढ़ती है, जोश और जज्बा बढ़ता है। और सबसे बढ़कर के एक ऐसा लीडर सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज आलम इस्लाम का मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर है, उसके साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ, वो खुद भी अंदर, उसकी बीवी भी अंदर, 200 से ज्यादा मुकदमात वो फेस कर रहा है। तकरीबन 1 साल हुआ है जब साइफर केस में वो बाइज्जत बरी हुआ, तो उसके साथ वजीर खारजा को आपने 1 साल के बाद लाहौर के और मुकदमात में चलान कर दिया। तो ये किस तरह हम मुल्क को लेकर जा रहे हैं? अभी आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है? आप आमिर डोगर साहब, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं आप, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ चलने की बात कर रहे हैं, ये कोई इम्पैक्टफुल है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल इम्पैक्ट है। अपोजिशन में यही होता है कि आप अपने लाइक माइंडेड जमातों को जो एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हों और वो एक नुक्ता के तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान भी करना है, हमने जमहूरियत को भी मजबूत करनी है और जमहूरियत जो अपना मुकदमा हार रही है उसको भी आगे लेकर जाना है। और जो इस वक्त फस्तायत है, जो इस वक्त बदअमनी है, जो इस वक्त अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको भी खत्म करना है। और ये आप जो ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन का ये करने जा रहे हैं, ये जो आप जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ये आप हुकूमत पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं या कहीं और दबाव डालने के लिए कर रहे हैं? यकीनन हुकूमत पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। और तो उसको तो आप मानते ही नहीं है कि वो सेंस को प्रिवेल करे और जो मैंडेट है वो हमारा तस्लीम करे। हमारा जो फॉर्म 47 के जरिए हमारी 80-90 सीटें जो छीनी है उनका फैसला आने दें। ट्रिब्यूनल्स जो हैं
रिटायर्ड जजेस में जो अब शामिल किया जा रहा है, मैंने सही। पर्सनल असेंबली में ही बात की। अब उसके पीछे क्या बात है? उसके पीछे यही बात है कि एक घर में जो जज सोया पड़ा था 2 साल से, उसको आप उठाएंगे, साइजेबल पैकेज उसको महीने का हम ठीक। देंगे, और फिर 120 दिन की बजाय 5 साल या 3 साल लटकाएंगे कि वो जज फैसला ना करे। वो क्यों फैसला करेगा? ठीक। जो आपका लगाया हुआ जज है, जो रिटायर्ड जज है, वो तो कॉम्प्रोमाइज होगा। चले मुझे तो लास्टली इलेक्शन कमीशन भी अपनी हाँ साख खो बैठा, हुकूमत भी अपनी साख खो बैठी है, अवाम को भी कोई रिलीफ नहीं है, महंगाई भी है, बदअमनी भी है। इन तमाम मसाइल का एक ही हल है कि हुकूमत फिल फोर इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करे और खुद आगे बढ़े और मुज़ाकरात का जो है वो दरवाजा खोले। ठीक है। चले मैं एक और सवाल आपसे कर लेती हूँ। आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल से हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, आप लोग इसको ओन करते हैं कि ये ठीक हो रही हैं? देखिए, जाहिर है जो ट्वीट खान साहब के अपने अकाउंट से हो रहे हैं वो तो उनको तो पार्टी ओन करेगी और उनको ओन करना चाहिए, लेकिन उनके कंटेंट पे इतराज जिस तरह आपको है, मुझे भी हो सकता है, बाकी लोगों को भी हो सकता है। तो ये एक अलग बात है। खान साहब तो खुद जेल में है, उनको तो नहीं पता कि नहीं, आपकी पर्सनल राय क्या है? ये जो वीडियोस पोस्ट हुई हैं, आपको इस पे इख्तलाफ है? मेरी पर्सनल राय ये है कि जो मुल्क में इस वक्त जो हालात बनाए जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हम 71 के वाकया को दोबारा से दोहराएं। मेरी पर्सनल राय ये है कि इन सारे मामलात में हमें पॉजिटिवली चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, और इसके लिए इमरान खान ने सबसे पहले जन रिकॉन्सिलिएशन की बात की। तो फिर वीडियो डिलीट कर देना, फिर वीडियोस डिलीट करवा दे, वो कंटेंट डिलीट करवा दे। खान साहब ने कहा ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, और मेड इन पाकिस्तान इमरान खान से बड़ा मैंने पाकिस्तान में कोई लीडर देखा नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपने वक्त निकाला, आपने बात की है कि हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इतना सेंसिटिव माहौल है कि उसमें से चीज़ें आना फिर आप लोगों के ही खिलाफ जाएंगी। बहरहाल यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलाल अजहर क्यानी साहब ने। बहुत शुक्रिया क्यानी साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि पहले भी माजी में ऐसे बयानात सामने आते रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, या वो रहेंगे हम रहेंगे। अब की बात राना सनाउल्लाह का जो बयान है कि इमरान खान का सियासी वजूद कट टू साइज़ किया जाएगा, ये जो बयान है, ये बात है, अभी तक तो आप ये कर नहीं पाए, ये अब ऐसा कौन सा जादू चलाएंगे कि ये हो जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा साहबा बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है ये बयान, आपसे मुझे पता चल रहा है जी, मगर देखिए हकीकत ये है कि हमारी जो जमात है PMLN, अभी पंजाब में भी हुकूमत में, वफाक में भी हुकूमत में, तो हमारा प्राइमरी फोकस और मेन फोकस इमरान खान नहीं है जी। हमारा फोकस इस मुल्क में अब हुकूमत चलाना है, और जो हमारे मुल्क जो चैलेंजेस से घिरा हुआ है उन मसाइल को हल करना है। अभी एक मोमेंटम हमारा बन गया है पंजाब में भी, वफाक में भी। आपने देखा महंगाई में थोड़ी कमी हुई है, थोड़ी सी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है, रोटी की कीमत कम हुई है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE के साथ बातें आगे चल रही है। IMF प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूजन की तरफ चल रहा है, के तय होने की तरफ, और बजट भी पेश होने वाला है। तो देखिए, हम इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं, और साथ ही साथ पार्लियामान में कोशिश कर रहे हैं कि सब जमातों के साथ मिल के पार्लियामेंट को मज़ीद फ़ाल करें, और उसको एक ऐसा फ़ोरम आवाम को नज़र आए कि ऐसा फ़ोरम है जहाँ पर अपोजिशन और ट्रेजरी मुल्क के मसाइल को डिस्कस करते हुए मुल्क के मसाइल के सलूशंस पेश करते हुए नज़र आए, और उनको इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाने तक नज़र आए जी। लेकिन ये तो आप बयान कर रहे हैं ना कि आपका फोकस मईशत पे है, बाकी मामलात पर। ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि आपके वज़रा और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारहा वो इमरान खान पे तनकीद करते नज़र आते हैं। उन पे एक के बाद एक नए केसेस बनते हैं, फिर उनसे बातचीत करने के लिए भी वो कहते हैं इशारा करें, हम अप्रोच कर लेंगे, फिर कट टू साइज़ वाली बात, या वो रहेंगे या हम रहेंगे, उनका वजूद ख़तरा है। मेरे शो में भी बैठ कर उन्होंने ये बात कही। तो ऐसा लगता नहीं है, आपके कॉलो फिल में खुल्लम खुल्ला तजाद है? नहीं फरवा साहब, देखिए बात ये फोकस तो वही है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब देखिए, एट द सेम टाइम PTI एक जमात है, उसका हम एक वजूद और उसका जो एक सियासी जो उनकी हकीकत है, पार्लियामेंट में उनके पास एक नंबर ऑफ़ सीट्स है, तो उसे हम पार्लियामेंट में तस्लीम करते हैं। अब एक पॉलिटिक्स से तो हम उनकी बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, 9 मई की सियासत से भी हम डिसएग्री करते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा कोई
कोई वो मेन फोकस हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसका कंपैरिजन आप इससे कर लें कि जिस तरह इमरान खान साहब जब हुकूमत पे थे तो उनका फोकस ही ये था कि नवाज शरीफ के सेल से एसी उतार दूंगा, राना सनाउल्लाह को जेल में गद्दा ना मिले, शहबाज शरीफ साहब को कमर का इशू है तो उनको कुर्सी ना मिले। उनका तो बुनियादी फोकस ही कंटेनर पे चढ़कर एक नैब का चेयरमैन रहना था, एक थाने का SHO रहना था, और वो उन्होंने शौक अपना भरपूर पूरा किया। मगर देखिए साथ ही साथ क्योंकि PTI एक सियासी जमात है जिसने वोट के लिए सीटें मिली हैं, तो एक सियासत के ऊपर एक मवाजना तो रहता है, और कहीं पे हम जो समझते हैं कि PTI प्रोपेगेंडा किसी भी इशू पे कर रही है तो उसका जवाब देना भी हमारे एक सियासत का हिस्सा है। हमने अवाम के सामने आप समझते हैं ये कट टू साइज वाले बयान देना, ये देने चाहिए इस तरह के बयानात? आप खुद भी समझदार हैं, अब सियासी वर्कर हैं। मैं जी देखिए, अगर मैंने वो बयान सुना होता और मैं उसका कॉन्टेक्स्ट होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहती। मगर राना सनाउल्लाह साहब मेरे पार्टी के एक सीनियर कॉलीग हैं जी, और जितना मैं उनके साथ बातचीत भी रहती है, जितना मैं समझता हूँ और जो मैं खुद समझता हूँ, मैं इस हवाले से आपके चले इस कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि देखिए कट टू साइज़ इस तरह तो ज़रूर देखा जा सकता है कि ये जो एक मनफी प्रोपेगेंडा की सियासत रही है, जिसमें मुल्क में एक इंतशार फैलाने की, आपकी कुर्सी चली जाए तो आप साइफर के ऊपर खेल कर पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो रहा हो तो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ तो धकेल दें, मगर अपनी कुर्सी के पीछे आप IMF को चिट्ठियां लिखें और शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की ऑडियो कॉल में वो हकीकत सामने आ जाए। और जहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है और एक प्रोपेगेंडा और एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग के जरिए एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना, उसके खिलाफ तो जंग लड़ना हम अपनी एक सियासी जिम्मेदारी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। तो मेरे ख्याल से उस हवाले से ज़रूर अगर कोई बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, अगर कोई बैटल ऑफ वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स है, तो उसमें तो यकीनन हम चाहेंगे कि उस तरह की सियासत के खिलाफ जंग लड़ी जाए और एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जिसके अंदर मुकाबला मुल्क की खिदमत का हो और मुल्क के मसाइल के हल के लिए सोल्यूशंस पेश करने का हो, यकीनन हम चाहेंगे कि हम वो मुकाबले को प्रमोट करें बजाय इसके जिस तरह की सियासत PTI करती है। Keeping that in mind, whatever you said, अभी जो आपने जो भी कुछ कहा है, ये वही शख्सियत है जिन पे आपने इतना एक चार्ज शीट जो है वो बताई है, बयान की है, इन्हीं से फिर बात करने का भी कहा गया है। लेकिन मुझे बताएं, आप लोग पहले यू वर इन अ मूड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड टेबल टॉक विद इमरान खान, ठीक है, और वो लग भी रहा था कि शायद किसी हद तक ये हो भी सकता है। लेकिन हमने देखा राइट आफ्टर दैट मूव जो एक ट्वीट हुई है 1971 के हवाले से, वो स्पेसिफिकली जो वीडियो का मामला है, उसके बाद लग रहा है जैसे नून लीग ने बैक स्टेप ले लिया है, आप लोगों ने उस सिचुएशन से थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। व्हाई इज दैट सो? जी फरवा साहब, इस एक सवाल के ऊपर ना मेरे ख्याल से पूरा एक टॉक शो हो सकता है। मगर देखिए बात यह है कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। हम जब बात करते हैं ना जी बातचीत की, तो बातचीत की हमारी कोई डेस्परेशन या ख्वाहिश नहीं है, चूँकि फ़ौरन PTI के लोग ये समझते हैं और इस पर यह बयान देते हैं कि हम कोई डेस्परेट हैं या हमारी कोई ख्वाहिश है या मजबूरी है। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। मगर हम एक सीरियस और एक मैच्योर सियासी जमहूरी जमात होते हुए ये समझते हैं कि जब वो जमातें जिन्होंने सीटें हासिल की हों असम्बली में और जिनका एक वजूद हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सब सियासी जमातों के बीच में कौमी इशूज़ के ऊपर बाशमूल वो इशू जो हर जमात अहम समझती है उसके ऊपर एक डायलॉग का एक तरीक़ाकार हो, और पार्लियामान उसका बेस्ट फोरम है। ये अना और ईगोज़ की बात नहीं है, ये पर्सनल मामला नहीं है। मगर देखिए ताली दो हाथ से ही बजनी होती है। सही है। तो इसलिए हम अगर ये और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर बनते ही अपनी पहली तकरीर में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मैं मुफाहमत का हाथ बढ़ाता हूँ। इससे पहले भी वोट, आप जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तब भी आपको याद होगा 16 माह या उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद 16 माह की हुकूमत में भी इलेक्शंस पे एक दफ़ा बातचीत शुरू हुई, इमरान खान साहब ने हाथ खींच दिया। अब भी वो कहते हैं कि हमने इन तीन सियासी जमातों से बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। तो देखिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अगर सियासी जमातें संजीदा तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ मेज़ के ऊपर बैठ के कौमी इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए नजर आएंगी तो इसमें सबकी इज्जत बढ़ेगी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। मगर अगर आप समझते हैं कि ये हमारी मजबूरी है और अगर आप ये समझते हैं कि इससे हाथ खींच के आप कोई पैरालाइज कर देंगे लेजिस्लेशन को या एग्जीक्यूटिव को, हुकूमतों के काम को, तो ये आपकी खाम ख्याली है। मेरा ख्याल है बेहतर होगा अगर वो अपना हिस्सा ऑपोजिशन के तौर पे कंस्ट्रक्टिवली अदा करें और इस अमल का हिस्सा बने। मगर अगर वो नहीं बनते तो ये ना समझें कि इसकी वजह से कोई काम रुकेगा। सही है, लेकिन मुझे बताएं कि डू यू थिंक कि ये जो वीडियो वाला मामला है और फिर FIA ने ज़ाहिर है कि उस पर इंक्वायरी भी शुरू कर रखी है, ये जो आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, आप इसके हक में हैं? ये आर्टिकल 6 बहुत बड़ा लगता भी है सुनने में और है भी।
जी फरवा साहब देखिए बात ये, वो तो अब आर्टिकल 6 के जो थ्रेशोल्ड्स हैं उसके ऊपर तो एक कानूनी बहस हो सकती है। नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि आप कोई मजीद इस पे हुकूमत में होते हुए कार्रवाई करना चाहेंगे या कोई केसेस मजीद बनाना चाहते हैं? नहीं फरवा साहब देखिए बात ये कि जो वीडियो है ना जी, ये वीडियो सब आपने देखा पहले 1971 की थी, अब ये नहीं आ गई है। इसमें कौन सी आप मुझे बताएं कौम की बेहतरी की बातें, मतलब कि दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट एस्केलेशन। हर वक्त आपको अगर कुर्सी ना मिले तो आपने IMF के प्रोग्राम को भी सबटाज करना है, आपने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ भी धकेलना है, आपने साइफर की बुनियाद के ऊपर इलीगली असेंबली तक को डिसॉल्व कर देना है, आपने 1971 के हवाले देने शुरू कर देने, आपने आर्म्ड फोर्सेस को पूरी की पूरी इज्तिमाई तौर पर उसको टारगेट करना शुरू कर देना है। आपके कुर्सी का हवस है, आपको जब तक बैसाखियाँ न मिली आप यही काम करेंगे? आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातों के जो लीडरान रहे हैं, मैं पाकिस्तान के एल्डेस्ट स्टेट्समैन से आगाज़ करूँगा, जब द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियन इन द पास्ट 3 डेकेड्स इज नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब ने अक्सर ये बात की कि मुल्क को साथ लेके चलते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की मिसाल आपके सामने मौजूद है, जिसमें सारी ऑपोजिशन इमरान खान समेत उसको इकट्ठे किया गया कौमी मफाद में। चलें, ये मुझे बताएं, ये जो हद तक के इज्जत वाले उस पे मेरी गुजारिश, जस्ट वन कंक्लूडिंग सेंटेंस, इमरान खान का आपको एक जुमला एज अ क्लेम्ड पॉलिटिकल लीडर नजर नहीं आएगा जहां पे उन्होंने कहा हो कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब इकट्ठे होके मुल्क के मसाइल के ऊपर बात करें। आपको बयान ही नहीं मिलता, सोच तो दूर की बात है। लेकिन बात तो फिर भी करनी है ना आपने, जाहिर है कि आपने बड़ी जल्दी हाथ मार ली। आपको पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि चोर हैं, डाकू हैं, पंजाब के ये हैं, आपने उनसे भी बात की है? नहीं देखिए फरवा साहबा गुजारिश है, हम यही कह सकते हैं ना कि बातचीत होनी चाहिए, घसीट के कोई नहीं ला सकता। अगर आपका ख्याल है कि आप कहेंगे आगे से आपका रवैया ये होगा हमने इनसे बात नहीं करनी, हम किस चीज़ पे बात करें, तो ना करें बात। चलें मुझे लास्टली बता दें, जो पंजाब हुकूमत ने जो हद तक इज्जत वाला कानून जो आप लेकर आए हैं, फिर ज़ाहिर है कि चैलेंज भी हो गया है, लाहौर हाई कोर्ट में भी चला गया इसके खिलाफ पिटीशन, ये आपने क्यों किया है? क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले भी इस पर एतराज़ कर रहे थे कि आप शायद वेट कर रहे थे कि गवर्नर यहाँ से जाए और फिर उसके बाद ये मामला हो। नहीं देखिए फरवा साहबा, देखिए आई थिंक कोई भी जो शख्स इस मौजू को देखता है या इससे कभी अफेक्टेड रहा है, तो कोई भी इस बात से तो डिसएग्री नहीं करता कि डेफेमेशन लॉज होने चाहिए, पूरी दुनिया में हैं और होने चाहिए। हद तक इज़्ज़त का कानून होना चाहिए। आई थिंक कि किसी के खिलाफ भी अगर आप कोई किसी के कैरेक्टर की असैसिनेशन की बात करें या किसी के खिलाफ भी कोई ऐसी बात करें जो फैक्चुअली नॉट ट्रू हो, जिससे उनकी रिप्यूट पर असर पड़े, तो उसका खमियाजा किसी को पर ये सर्कल किसी और तरफ जा रहा है ना बिलाल अजहर कियानी साहब। मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए करा रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे और भी मामलात हैं जिस पे आपने शुरू में बड़ा डिफेंड किया था, बाद में आप लोगों के गले भी पड़े थे। कीपिंग दैट इन माइंड। नहीं फरवा साहब, आप मुझे इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट द पॉइंट, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात से तो मेरे ख्याल से कोई डिसएग्रीमेंट किसी की भी मैंने नहीं देखी कि डेफेमेशन लॉज होने चाहिए। पूरी दुनिया में है, हम सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को जिनको भी आप देखती हैं। अब हाँ, क्या डेफेमेशन लॉज के अंदर हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जहाँ पे जिस शख्स के खिलाफ डेफेमेशन हो रही है उसको भी उसमें प्रोटेक्शन मिले, और साथ ही साथ ये ऐसा लॉ ना हो जो कि जिसके अनइंटेंडेड कोई कॉन्सिक्वेंसेज हो या कोई कल ये विक्टिमाइजेशन का टूल बन जाए या गला घोंटने का टूल बन जाए। ये दोनों चीज़ों का बैलेंस किसी भी डेफेमेशन लॉ में होना चाहिए। एक कानून पेश हो गया है, यकीनन उसमें कुछ लोगों की और असेंबली ने पास कर दिए। कानून एक ऐसी चीज़ होती है जो डायनामिक होती है, कल इसमें मजीद बेहतरी की भी गुंजाइश होती है। मुझे यकीन है कि अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट्स हैं जो पीपल्स पार्टी समझती है कि होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी समझती है तो होनी चाहिए, तो यकीनन ये मजीद अमेंडमेंट के थ्रू या लेजिस्लेशन के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लॉज में हो सकती है और होनी चाहिए। मगर डेफेमेशन लॉज होने चाहिए, पूरी दुनिया में होते हैं। जिन लोगों के खिलाफ डेफेमेशन होती है उनकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, मगर जो दीगर प्रायोरिटीज इस तरह के सही। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, आपने वक्त निकाला। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे लॉज को किसी और तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है और उसकी पूरी हिस्ट्री भी पड़ी हुई है। वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट राइट नाउ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट और सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताएं कि ये पहले मुज़ाकरात की बात चल रही थी, फिर डेडलॉक हो गया और अब ये समझ आ रही है कि पीटीआई के जो बानी है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और वो इस मूड में नहीं है, तो हुकूमत तो बीच में से निकल गई। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा मामला? जी, अभी तक तो फ़िलहाल तो इस वक्त तक तो इस घड़ी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ
तो लग रहा है कि ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बात उनसे हो सकती है सर ये वैसे घड़ी खतरनाक लफ्ज़ है जो आपने इस्तेमाल की है। मुशर्रफ दौर में भी मैंने नहीं, अब घड़ी से बात मेरे ख्याल से घड़ी तो घड़ी और फिर उससे आगे निकल गई है। अब तो देखे ना, गाड़ियां लोग ले गए हैं, घड़ी बेचारी कहाँ रह गई। और वैसे भी मज़े की बात बताऊं, घड़ी पर सज़ा 14 साल कैद व मुशक्कत, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सज़ा 10 साल। तो घड़ी महंगी बहुत थी ना। लेकिन आप इस वक्त तक इमरान खान कह रहे हैं कि मैं, हाँ, अच्छा, मुल्की मफाद से भी महंगी थी, मुल्की सलामती से भी महंगी थी, ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं तो हालात को मद्देनजर रख के इरशाद भट्टी साहब कह रही हूं। दीवार वाली वो आग वाली हाँ, नहीं, वो पता है आपको, आज वो आग वाली दीवार भी आ गई है, फायर वॉल, तो आपको तो 14 साल कैद व मुशक्कत होने वाली है इस पे। तो अच्छा, पहली बात ये है कि इमरान खान साहब क्लियर कर चुके हैं और वो कह रहे हैं, ओपन कह रहे हैं कि मैंने मुशर्रफ साहब के दौर में आला हज़रत शौकत अजीज़ से भी बातचीत नहीं की थी, उनके मुशर्रफ साहब के नुमाइंदे से की थी, आज भी वहीं करूँगा जहाँ ताकत है। और आरिफ अलवी साहब ने मज़ीद एक्सप्लेन किया, और ज़ाहिर है वो अहले ज़ुबान हैं, उन्होंने ज़रा मज़े का एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि यार, अरे भाई, अगर घर के ख़रीदने जाओ या किराए पे लेने जाओ तो माल के मकान से बात करोगे ना, माली या ठेले वाले से थोड़ी। वो बार जो ठेले वाला है उससे तो बात नहीं करोगे। और इनके, वो कहते हैं कि ये तो ठेले वालों की जितनी भी इनकी इज्जत नहीं है, 50 बंदों में नहीं जा सकते। अब आप क्या दरमियान में आपने थोड़ी सी शुरली छोड़ी है, वो उस पर रोशनी डालें ताकि मैं, क्योंकि आवाज़ नहीं आई थी। अच्छा, नहीं, मैंने तो वो आरिफ अलवी साहब की बात कंप्लीट की थी। वैसे मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौर में माली और ठेले वाला कौन था? मालिक तो डेफिनेटली वही था, ठेले वाला कोई दूसरा था। मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब उस वक़्त वो ज़रा अच्छा फ्रूट लगा के खड़े थे, अब ज़रा दूसरा फ्रूट है, दागी फ्रूट है, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि सब चीज़ें अगर हम इमेजिन कर लें कि स्मूथ जा रही हैं, तो इसमें आपके सहाफ़ती नज़र से मुश्किल कहाँ पर है? क्या प्रॉब्लम है? बानी पीटीआई अड़े हुए हैं, या फिर मालिकान, या जिस तरह भी आरिफ अलवी साहब की ज़बान में वो कुछ शराइत सख्त रख रहे हैं? देखिए, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो नफ़रत और तकसीम है वो मुसलसल अंडे और बच्चे दे रही है। और ये जो झूठी अनाएं हैं, झूठी ज़िद्दें हैं, झूठे झगड़े हैं, झूठी लड़ाइयाँ हैं, ये अब पाकिस्तान से बड़ी होते दिखाई दे रही हैं। और हमारे मसाइल कुछ और हैं, हम और कहीं और गिरेबान फाड़ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि तरीके अदम एतमाद से लेकर अब सोचिए कि एक बुरान ख़त्म होता है, दूसरा उससे निकल आता है, अगला ख़त्म होता है, अगला उससे निकल आता है। अब लेटेस्ट आप देखिए कि पता नहीं, मुझे कोई समझ नहीं आई आज तक इस लॉजिक की कि पंजाब हुकूमत को, वैसे तो हद के इज़्ज़त बिल की भी कोई समझ नहीं आई कि अचानक क्या उनको सूझी। लेकिन चलो, वो मरीम नवाज़ साहबा को चूँकि आज़ादी इज़हार राय पसंद था, तो लेकिन अब मुझे कोई समझ नहीं है कि पंजाब काबीना ने अचानक एक दिन बैठे बैठे क्यों फैसला कर लिया कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलो, ये फैसला कर लिया। उसके बाद मुझे अज़मा बुखारी की कोई समझ नहीं आई कि वो क्यों कह रही हैं कि शेख मुजीबुर रहमान इमरान खान बनना चाह रहे हैं, मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं। अब हालांकि इसमें कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान तो मजलूम था, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था, और आप हर दौर में आप शेख मुजीबुर रहमान बनाते हैं, और लेकिन उसको भी छोड़ दीजिए। अब जब उन्होंने आगे से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्च की, तो उसमें मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिरी 25 सेकंड इन मौजूदा हालात से वो क्यों मिलाना चाह रहे थे और मौजूदा तस्वीरें क्यों दिखा रहे थे। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई। हमने माना कि हमने सच हमेशा छुपाया है, और मैं इस हक में हूँ कि आज तो कम अज़ कम दिल बड़ा करें और हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक सारी रिपोर्टें पब्लिक करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि मुल्क तोड़ने में कसूर किसका कितना था, किसको सज़ा मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली। और हमूदुर रहमान कमीशन की बात करना भी कोई गद्दारी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उसको अगले 25 सेकंड क्यों तहरीक इंसाफ ने इस मौजूदा हालात से जोड़ दिए। चलो जोड़ दिए,
अब मुझे उस पर कोई समझ नहीं आई कि उसके बाद खैर से जो अगला स्टेप आ गया वो क्यों हुआ, उसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। उसके चलो वो भी हो गया, उसके बाद अगला आप देखिए कि ये खैर से नए मुकदमे, नए सारा कुछ, और फिर एक नया वीडियो आ गई तहरीक इंसाफ की। तो ये क्या है, एक तसलसल है नफरत और तकसीम का, अंडे और बच्चे जो दे रही है। अब इसमें अच्छा, मैं इस पे एक छोटा सा सवाल आपसे, करे ऐसा हाँ, हो कि जिसमें अब लकड़ियां, आप कंप्लीट कर ले, मैं सवाल करती हूँ। मैं कह रहा था कि अल्लाह ना करे कि वो जो कहते हैं ना कि लकड़ियां सूखी हुई इकट्ठी हों, ऊपर तेल डाला जा चुका हो और हर बंदे को माचिस पकड़ा दी जाए। ये सूरत हाल इस वक्त। अब कोई भी तीली लगा दे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये मुल्क हम सबका है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक एक कदम पीछे हटना चाहिए। कोई किसी में इज्जत बेइज्जती वाला मामला नहीं है, मुल्क का मामला है। एक एक कदम पीछे हटें, अपनी अपनी गलतियां मानें और आगे बढ़ें, इस बंद गली से निकलें और इस दायरों के सफ़र से निकलें। बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री विद यू, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमारा दिल बड़ा होता है और फिर हम आगे तभी मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये हौसला कौन पैदा करेगा? आपने एक बड़ी अच्छी लाइन की कि सब पीछे हटे और एक एक कदम पीछे हटे। जब हम एक एक कदम पीछे हटते हैं तो हर पार्टी में, ये आपको मुझसे बेहतर पता है शाद भट्टी साहब, कुछ लोगों के बड़े अच्छे मरासिम होते हैं जहाँ पर ताकत का सरचश्मा है। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में ये कयास किया जा रहा था कि वो थ्रू मोहसिन नकवी साहब शायद कोई रास्ता निकाल सकते हैं। उन्होंने शायद मेरे ख्याल से बीच में कोशिश भी की थी कि कोई मामला सेट हो जाए। आप समझते हैं कि क्या वाकई इस तरह ये राह निकल सकती है? नहीं, इस वक्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि आपको 9 मई अभी गुजरा है, उसका आपको आर्मी चीफ की गुफ्तगू का आपके सामने है कि ज़ीरो टॉलरेंस, मतलब नो मुज़ाकरात, नो गुफ्तगू। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना आपके सामने है। तो इस वक्त नहीं। और फिर होता ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 फरीक लड़ रहे हों तो एक तीसरा फरीक अगर पास हो तो वो सुलह सफाई करवाने की कोशिश करे तो फिर भी कुछ मामला बेहतर होता है। लेकिन तीसरा फरीक है हुकूमत और वो बेनिफिशरी है इस लड़ाई की। वो कभी नहीं चाहेगी कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाव कम हो। हाँ, अब उनको अपनी पड़ी हुई है ये जो तीसरा फरीक है हुकूमत या जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग है, कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट क्यों आमने सामने है। इसमें ये नहीं है उनको कि कोई फिक्र के अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की जो आपस की लड़ाई है मुल्क के लिए नुकसानदेह है। दोनों हमारे इदारे हैं, दोनों हमारे दिल के करीब इदारे हैं। ये नहीं है, ये है कहीं इस लड़ाई में इमरान खान को रिलीफ ना मिल जाए, इस वजह से वो इसमें फिक्र में पड़े हुए हैं। नहीं तो फिर हम इसको कैसे लेंगे? वो जो कह रहे थे हुकूमती लोग के आए बैठे बात करें, इमरान खान साहब के लिए उन्होंने पैगामात भी भिजवाए। राना सनाउल्लाह तो करते इशारा करें हम अप्रोच करेंगे, फिर वो क्या था? कख पल्ले नहीं है। आप मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब चले छोड़ दीजिए कि कल वो कह रहे थे कि इसका वजूद ही है जो सारे मसाइल का वजह है। चलो अब वो कह रहे हैं कि पहले मुझे नफरत थी, अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई, अब ये हकीकत बन गया। राना सनाउल्लाह साहब तो इतना तो नहीं कर सके कि पंजाब हुकूमत को कह देते कि भाई हम मुज़ाकरात के चक्कर में आप क्यों कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। पंजाब में किसकी हुकूमत है? पंजाब हुकूमत कह रही थी ना कि शेख मुजीबर रहमान है, इमरान खान मुल्क तोड़ने वाला है। पंजाब हुकूमत ने ये पास किया है ना काबीना में, तो ये किसी सिंध हुकूमत ने तो नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि 2, 4, 5 लोग हैं, उसके अलावा किसी के पास कुछ भी नहीं है। सही है। अगर तो मुस्लिम लीग नून का किसी ने फैसला करना है तो वो सिर्फ मरियम नवाज हैं और नवाज शरीफ हैं। अगर पीपल्स पार्टी का फैसला करना है तो वो सिर्फ दोनों बाप बेटा हैं, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी। और इसी तरह अदलिया में फ़ाइज़ ईसा काजी साहब हैं, फौज में आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान हैं। ये 4, 5, 6 लोग हैं जो अल्लाह करे कि ये हमारे बेहतरी हो जाए। और पार्टियों में ये हवाई फायरिंग होती है टीवी चैनलों पर कि हम बड़े मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो अभी अडयाला जेल के बाहर से मैं आपको बीपर दे रहा हूँ कि मैं अगर इमरान खान ओके करे तो मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ। ये सारी हवाई फायरिंग है, आपको अमली तौर पर बताना होता है।
सही है। आप देखिए ना कि लेकिन on the other hand, क्या इरशाद है, भट्टी फार्म साहब 47 की हुकूमत है। हाँ इरशाद भट्टी साहब, ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें कि जो हुकूमत चाह रही है, बकौल आपने कहा कि वो तो ना 3 में ना 13 में, वो तो कंसीडर ही नहीं होते, लेकिन ये जो -1 फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, कट टू साइज करने की बात की जा रही है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं मूड तो देख रहे होंगे, हवा का रुख देख के बात कर रहे होंगे, ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि मुझे तो माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। माजी में देखें तो बिल्कुल नहीं, हाल में देखें तो देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो बाकी क्या रह जाता है तहरीक इंसाफ में, और अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो 90% तहरीक इंसाफ, अगर इमरान खान का बैकिंग ना हो और वोट ना हो या कमर सर पे हाथ ना हो तो 90% तो तहरीक इंसाफ के लोग काउंसलर नहीं बन सकते। तो किससे माइनस करेंगे? इमरान खान को इमरान खान से माइनस तो नहीं किया जा सकता। अब एक आप फॉर एग्जांपल कोई शहबाज शरीफ भी नहीं है इमरान खान के पास, कोई गुड कप बैड कप भी नहीं खेल इधर सकते। प्रॉब्लम ही यही है कि वहाँ अगर नवाज शरीफ साहब भाईजान बाहर हैं तो छोटे भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, बात चला लेते हैं। भाईजान दिन को इनकलाबी बनते हैं तो छोटे भाईजान रात को जाके माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं। और जरदारी साहब अगर बिलावल भुट्टो आईनी तकरीरें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो जरदारी साहब बेहतर कर लेते हैं। यहाँ वो नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई माइनस होगा। मेरा ख्याल है कि प्लस करें इस सिचुएशन को, इस मुल्क को, इस अवाम को, और अपने आप को प्लस करें, मिलकर इकट्ठे हों और आगे बढ़ें। माइनस का अगर माइनस हो भी जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा इस मुल्क को अगर वो माइनस हो जाते हैं तो? मुझे कोई फायदा, कोई 2 फायदे बता दें। एक फायदा ये होगा कि इमरान खान क्या बोलने से चुप हो जाएंगे, या क्या वो सियासत छोड़ देंगे, या माइनस होने के बाद क्या मईशत बेहतर हो जाएगी, जाहिर है इसका फायदा तो कोई भी नहीं होगा मां सिवाय इसके कि एक सियासी हरीफ जो है वो आपका मौजूद नहीं होगा मैदान में, इसका और तो फायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच इरशाद भट्टी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सब एक कदम पीछे हटें और फिर सोच बूझ से काम लें, समझ कर काम लें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।